हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में उपन्यास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। आज उसका सेकंड पार्ट है और हम आगे फिर क्वेश्चन करेंगे। और इसी तरीके से आप मुझसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम हिंदी और प्राइड से ज़रूर जुड़े रहें। आपको इंपॉर्टेंट हिंदी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलते रहेंगे। हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या किस उपन्यास में प्रसाद जी ने की है। तो प्रसाद जी के उपन्यास की बात करें तो यहाँ पे उपन्यास आपको सारे ही दिख रहे हैं। उन्हीं के कंकाल भी है, तदावती भी है, तितली भी, इनके द्वारा तीनों ही रचित उपन्यास है। लेकिन इसमें बोला है ना कि प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या आपको किस में देखने को मिलती है, तो वो तितली उपन्यास में देखने को मिलती है। प्रेम के आदर्श स्वरूप प्रेमचंद जी के किस उपन्यास के पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो रचनाएं अगर देखेंगे तो प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, गोदान, ये सभी ही इन्हीं के द्वारा रचित रचना है। लेकिन उपन्यास अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व तो गोदान में आप देखिए कि चाहे होरी हो, झुनिया हो, माता दीन, दाता दीन, सब अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। ये विचार किस समीक्षक के हैं। बहुत ही बड़ी बात कही है और बहुत ही कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद जी के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है और सत्य और सुंदर शिव के अनुसार या उनके अनुचर होकर आते हैं। ये बात जो कही गई है तो ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कही गई है, क्योंकि एक समीक्षक के रूप में भी रहे हैं। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है। अब ये असत्य कथन डेप्थ में थोड़ा सा पूछा है कि प्रेमचंद व्यक्ति को नहीं अपितु समाज, समूह, वर्ग, व्यवस्था, परंपरा और रूढ़ियों को खलनायक मानते हैं। प्रेमचंद ने अपने चरित्रों की विशेषताओं को बारीकी से उभारा है। प्रेमचंद ने अपने गोदान की भूमिका कहा जा सकता है, और नहीं, प्रेमाश्रम जो उनका अपने गोदान की भूमिका कहा जा सकता है। प्रेमचंद जी के सभी उपन्यास जो हैं आदर्शवादी हैं। तो इसमें से हमको बताना क्या है कि जो बाकी 3 कथन जो होंगे वो सही होंगे और एक कथन जो है गलत है। तो कौन सा है। इनके सारे उपन्यास के पात्र आदर्शवादी ही नहीं है। आप बहुत सारी रचनाएं इनका पढ़ेंगे, जैसे कफन है, बाद में गोदान भी देखिए जिसमें सत्यता का उद्घाटन हुआ है। हालांकि शुरुआती जो उनकी रचनाएं थी तो उसमें आदर्शवादी तत्व ज़्यादा ही हावी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रेमचंद जो गोदान है इनके द्वारा लिखित बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, महाकाव्यात्मक उपन्यास। तो इसमें प्रोफेसर मेहता की क्या भूमिका नहीं है। अब प्रोफेसर जो मेहता है आप देखते हैं कि वो बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण वाले व्यक्ति होते हैं। तो क्या वो ग्रामीण और शहरी कथा को जोड़ने वाले हैं। वे बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात तो सही है। वे प्रेमचंद के प्रवक्ता हैं, ये भी बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि प्रेमचंद जी जो कहना चाहते हैं उनके माध्यम से कहते ही हैं। और प्रेमचंद के नारी संबंधी विचारों को मेहता वीमेंस लीग में भाषण देते समय वो अभिव्यक्ति देते हैं, लेकिन वो गाँव और शहर को जोड़ने वाले नहीं हैं। ये चीज़ सही नहीं है। कौन सा उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी परंपरा में नहीं आता है। तो जैनेन्द्र इलाचंद जोशी, अगे, वृंदावन लाल वर्मा। तो कौन से ऐसे हैं कि जो नहीं आते हैं। तो आप देखिए कि जैनेन्द्र भी आते हैं, जोशी भी आते हैं, अगे भी आते हैं, बट वृंदावन लाल वर्मा ये नहीं आते हैं। हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार कहा जाता है। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार कह सकते हैं। तो हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब काल के आरोही क्रम में सेवा सदन, तितली, चित्रलेखा, कितने पाकिस्तान, इनको हमें व्यवस्थित करना है। तो आप देखिए कि पहले सेवा सदन, फिर तितली, चित्रलेखा, कितने पाकिस्तान। इनमें से कौन सा पात्र गोदान का नहीं है। धनिया, गोबर, होरी, सोफिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी पात्र दिए गए हैं उनमें जो सोफिया पात्र है वो कहीं पे गोदान में नहीं है। सोफिया प्रेमचंद जी के फिर किस उपन्यास का चरित्र है। तो वही क्वेश्चन कि फिर आप बताइए कि सोफिया जो चरित्र है इनका कौन सा। तो ये किरदार जो है आपको रंगभूमि जो उपन्यास है उसमें देखने को मिलती है। फिर निम्न सूचियों का सुमेलित करना है। प्रेम शंकर, सूरदास, और यहाँ पे भी आपको देखिए मिलान ही करना है बेसिकली, मुंशी तोताराम, होरी। तो आप एक एक करके अगर मिलाएंगे तो जो भी पात्र यहाँ पे दिए गए कि कौन से पात्र किस में सही हैं, तो ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे होरी को आप देखिए गोदान से रिलेटेड हो गया, और फिर निर्मला भी दिया गया है। इनके अलावा सूरदास, प्रेम शंकर है ना, तो इस तरीके से
पंडित दाता दीन प्रेमचंद जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये दाता दीन को आप देखेंगे तो दाता दीन, माता दीन, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं गोदान में। विपन्नता की इस अथाह सागर में सोहाग ही वो तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। गोदान के किस पात्र के लिए प्रेमचंद जी ने ये बात कही थी? तो आप ये बात देखिए कि धनिया के मुंह से निकला था होरी को लेके। जब होरी नहीं बात करता कि रहने को, तो वो लगता है कि उसको उस गरीबी में कौन है जो उसकी सुहाग की रक्षा कर रहा था, उसी को पकड़ के तो वो सागर को पार कर रही थी। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं है, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता। ये कथन गोदान के किस पात्र का है? तो ये कौन सा पात्र कब कहा था कि हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं? ऐसी मतलब स्थितियाँ आपको गोदान में जो है देखने को मिलती हैं। तो ये गोबर का होरी से कहना, जो गोबर है अपना गोबर जो होरी का पुत्र है वो अपने पिता से कहता है। मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, ये कथन प्रेमचंद जी ने कहकर क्या व्यंजित किया? तो एक नारी के संदर्भ में जिस तरीके से कहा गया था, तो ये कहा गया था कि मालती का बाहरी रूप रंग आकर्षक है और अंदर से वो बड़ी ही भली महिला है। तो मधुमक्खी और ये बाहर से तितली दोनों की उसकी सौम्यता क्या है और बाहर का आकर्षण क्या है? तो उसमें कर्ज वो मेहमान है जो एक बार आए फिर जाने का नाम नहीं लेता है, ये कथन किस उपन्यासकार का है? तो ये बहुत बड़ी बात हुई थी। इसमें आप देखिए कि प्रेमचंद जी ने ही कहलाया है कि कर्ज वो मेहमान है जो एक बार आ जाता है फिर वो जाने का नाम नहीं लेता है। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में, उन्हें लूटने में नहीं है। तो ये कथन आपको किस में देखने को मिलेगा? ये भी प्रेमचंद जी के द्वारा ही कथन है कि जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में, उन्हें लूटने में नहीं है, प्रेमचंद जी का। इन सूचियों को सुमेलित करना है। सन्यासी, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी, मृगनयनी। और इसमें आपको ये दिया गया है कि जो भी इसमें लेखक है वो लेखक के बारे में कि आपको मैच कराना है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे सन्यासी हो गया है ना, और इसके बाद आप देखिए कि त्यागपत्र, और त्यागपत्र के अलावा अगर हम बात करें शेखर एक जीवनी तो अज्ञेय का है, और मृगनयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा का है। तो एक एक करके कि सन्यासी उपन्यास जो है इलाचंद्र जोशी का है ना, और अज्ञेय का शेखर एक जीवनी जो है उनका हो गया, त्यागपत्र हो गया, और इनके अलावा वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी हो गया। अमृत और विष के लेखक कौन है? तो अमृत और विष जो उपन्यास है बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, और ये उपन्यास है अमृतलाल नागर की द्वारा। चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? तो चित्रलेखा के रचनाकार है भगवती चरण वर्मा। तमस उपन्यास है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी है। तो तमस उपन्यास किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो तमस उपन्यास की बात करेंगे तो ये जो है भीष्म साहनी जी का है तमस उपन्यास, है ना। इनके अलावा देखिए कि जो है झूठा सच उपन्यास की विषय वस्तु जो है वो क्या है? तो जो झूठा सच लिखा गया था ये भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है। कितने पाकिस्तान के लेखक कितने हैं? तो ये जो रचना है कितने पाकिस्तान, इसके रचनाकार हैं कमलेश्वर। निम्न सूचियों को सुमेलित करना है। अपने अपने अजनबी, गली आगे मुड़ती है, राग दरबारी, रेहन पर रघु। अब ये जो रचना दी गई है इस रचना में आपको मैच कराना है। तो आप देखिए कि इसमें जैसे अपने अपने अजनबी, तो अपने अपने अजनबी के द्वारा ये हम मिला देते हैं अज्ञेय के द्वारा अपने अपने अजनबी जो है इनकी रचना हो गई। राग दरबारी अपने सिलेबस में भी है, श्रीलाल शुक्ल का राग जो दरबारी हो गया, है ना। तो अपने अपने अजनबी हो गए। यहाँ पे इस तरीके से आपने यहाँ पे ये मिला लिया, और इस तरीके से देखें तो सी, हाँ ये हो गया। और इनके अलावा डी का अगर आप देखेंगे तो रेहन पर रघु केदारनाथ सिंह का हो गया। क्याप उपन्यास के लेखक, तो जो क्याप उपन्यास है तो 75 का ए, यानी यहाँ पे देखेंगे मनोहर श्याम जोशी क्याप उपन्यास के लेखक है। आपका बंटी नामक उपन्यास है वो आपका बंटी करके है, तलाकशुदा दंपति के बच्चों की समस्या है। महाभोज इनमें से किसका उपन्यास है? तो महाभोज की बात करें कि जो उपन्यास है मनु भंडारी का है। चाक उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो चाक उपन्यास है इसके रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा हैं। मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? तो मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन सी है? वर्षा वशिष्ठ। इनमें से सुरेंद्र वर्मा की कृति कौन सी है? तो सुरेंद्र वर्मा की मुझे चांद चाहिए
फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास कौन सा है? तो मैला आंचल है। मैला आंचल का संबंध अगर देखें तो मैला आंचल का संबंध कौन सा है? तो बिहार की जो पूर्णिया है वहाँ के मेरीगंज की कथा है। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? तो पुनर्नवा, आत्मकथा, चारू चंद्रोलेख, ये सभी है। अनाम दास का पोथा की बात करें तो अनाम दास का जो पोथा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा है। न्यूनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस उपन्यास का नाम है। तो न्यूनिया की बात करेंगे तो न्यूनिया जो है ये बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित उपन्यास है। शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। तो शरीर देव मंदिर की भांति जो पवित्र है हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। तो ये कलुषित की बात करें तो इसमें हो गया कि बाणभट्ट का भट्टनी से है कि स्यार के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किस उपन्यास में मदनोत्सव का वर्णन देखने को मिलता है? तो मदनोत्सव को बाणभट्ट की आत्मकथा में देखने को मिलता है। आपका बंटी, तमस, राग दरबार दी, धरती धन्ना अपना, ये इस तरीके से आपको ये जो रचना है कि जैसे दरबार इनका हो गया, क्या नाम है, राग दरबारी हो गया है ना, फिर तमस भीष्म साहनी का मिला दिया, आपका बंडी मनु भंडारी का हो गया, फिर धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का हो गया। आपका बंटी जो उपन्यास है, आपका बंटी उपन्यास की बात करेंगे तो ये तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है। अछूतों को होने वाली परेशानियों को चित्रित किया गया है। अछूतों को होने वाली परेशानी धरती धन्ना अपना जो है इसमें ये चीज़ दिखाया गया है। हिंदी का प्रसिद्ध जो व्यंग उपन्यास है वो राग दरबारी है। राग दरबारी की रचना जो है वो कब हुई थी? तो राग दरबारी उपन्यास की रचना 1968 में हुई थी। राग दरबारी में व्यंग किया गया है। तो राग दरबार 94 समाज के हर वर्ग पे, इनमें से किस उपन्यास को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिल चुके हैं?